विज्ञान की अनकही कहानियां, आइए हम सुने विज्ञान की अनसुनी कहानियां, एक नई दुनिया की आवाज आपकी आवाज, विज्ञान की आवाज, की आवाज। Celebrating Azadi Ka Amrit Mahotsav, we bring you a podcast series on STEM popularization, science, technology, engineering, mathematics and medicine, supported and catalyzed by the National Council for Science and Technology Communication, Government of India. This program is produced by Media for Community Foundation. Creative content and technical support is given by Anuradha Kunte, Yeralawani Community Radio, Sangli, Maharashtra. एक नई दुनिया की आवाज आपकी आवाज, विज्ञान की आवाज, की आवाज, की आवाज। नमस्कार, आप सुन रहे हैं स्टेम पॉपुलराइजेशन पॉडकास्ट। कवक यानी फंगाई या फिर मशरूम, इन सब से हम वाकिफ है। बहुत सारे लोग खाने में मशरूम का प्रयोग कर रहे हैं और इसकी उपलब्धि, खेती, इनके बारे में भी हमने बहुत सारा सुन रखा है। आज के इस पॉडकास्ट में हम आपको वैज्ञानिक डॉक्टर संजय सिंह जी से मिलवा रहे हैं। तो सबसे पहले हम जानते हैं डॉक्टर संजय सिंह जी के बारे में। तो डॉक्टर जी, आपसे गुजारिश करती हूँ कि आप हमारे श्रोताओं को अपना परिचय दें और अपने अनुसंधान के बारे में और आपके इंस्टीट्यूशन के बारे में भी सरल शब्दों में विस्तार से बताएं। मेरा नाम डॉक्टर संजय सिंह है। मैं अकादकर अनुसंधान संस्थान में वरिष्ठ वैज्ञानिक के पद पर कार्यरत हूँ। मैं इस संस्थान में वर्ष 2001 से कार्यरत हूँ। मेरा सारा एजुकेशन उत्तर प्रदेश से हुआ है और ग्रेजुएशन मैंने इलाहाबाद से किया, पोस्ट ग्रेजुएशन कानपुर से किया और पीएचडी हमने किया है गोरखपुर विश्वविद्यालय से। और पीएचडी के बाद हमने पोस्ट डॉक करीब 4 वर्षों तक हमने गोरखपुर विश्वविद्यालय में ही कंटिन्यू किया था। वहां पे हमें एक डीएसटी की SYS प्रोग्राम यंग साइंटिस्ट अवार्ड मिला था, जो प्रोजेक्ट हमने वहां पे ही कंटिन्यू किया। 1999 में मैं गोरखपुर से गोवा यूनिवर्सिटी में शिफ्ट हुआ और 1 साल तक मैंने वहां गोवा यूनिवर्सिटी में काम किया। इस संस्थान में 2001 से मैं कार्यरत हूं और मेरा जो अनुसंधान का क्षेत्र है वो कवकों की जैव विविधता एवं उनके जैव पर्यवेक्षण से संबंधित है। जैव विविधता, जीवों की विविधता, 2 शब्दों से मिलकर बना हुआ है जैव विविधता। तो इस पृथ्वी पे जीवों की जो विविधता है, चाहे वो पौधे हो, प्लांट हो, माइक्रोब्स हो या किसी भी तरह के लाइफ फॉर्म हो, उनकी जो विविधता है पहले हम उसके बारे में अध्ययन करते हैं और उसी के अध्ययन को ही हम जो है बायोडायवर्सिटी स्टडी कहते हैं या जैव विविधता का अध्ययन करते हैं। हमारे संस्थान में हम सर्वप्रथम कवकों को विभिन्न जंगलों से एकत्रित करते हैं और लेबोरेटरी में ला करके उसके आकारिकी के आधार पर हम उसका अध्ययन करते हैं, जो एक टेक्सोनॉमी वर्गीकरण कहते हैं। जो है उसके विभिन्न ग्रुप में एक सेट ऑफ कैरेक्टर होता है जिसके आधार पे हम उसको अलग अलग ग्रुप में विभाजित करते हैं और कैटेगराइज करते हैं। और ये हो गई हमारी एक बहुत कन्वेंशनल पद्धति बोलते हैं। उसके साथ में ही हम बहुत आधुनिक पद्धति जो कहते हैं मॉलिक्यूलर कैरेक्टराइजेशन, आणविक संरचना के आधार पे, डीएनए के आधार पे हम उसकी वैलिडिटी करते हैं। जो हम पारंपरिक विधि अपनाते हैं आकारिकी के आधार पे, तो उसको हम एक तरह से मॉलिक्यूलर लेवल पे डीएनए के आधार पे हम उसकी चेकिंग करते हैं कि क्योंकि बहुत सारे जो कैरेक्टर हैं जो आकारिकी के आधार पे हम कैटेगराइज करते हैं वो स्टेबल फीचर नहीं होता।
वहां पे हम डीएनए का सहारा लेते हैं और डीएनए माना जाता है कि काफी कुछ हद तक एक स्टेबल फीचर होता है और जो भी कैरेक्टर हम डीएनए के आधार पे डिस्क्राइब करते हैं तो हमें कंटेम्परेरी इंटरनेशनल लेवल पे ले जाना है तो एक इंटरनेशनल लेवल पे जो मेथड्स लोग अप्लाई करते हैं तो हमारे यहाँ भी हम लोग उसी आधार पे ये सारे कवकों का जो है वर्गीकरण करते हैं दोनों आधार पे। मशरूम को लोग कवक जानते हैं और बिल्कुल सही है, लेकिन ये बहुत बड़ा ग्रुप है इसलिए मशरूम को रिकॉग्निशन ज्यादा मिलता है कि उसको हम एक नेकेड आई से देख सकते हैं, टच कर सकते हैं, फील कर सकते हैं। लेकिन इसमें एक बहुत बड़ा ग्रुप कवकों में ये है जो कि हम नेकेड आई से नहीं देख सकते हैं, छू नहीं सकते हैं, फील नहीं कर सकते हैं, उसको हम बोलते हैं माइक्रोस्कोपिक। तो मोटे तौर पे अगर इसको कैटेगराइज किया जाए तो दो भागों में हम विभक्त कर सकते हैं। एक होता है कि माइक्रोस्कोपिक जिसको कि हम आंखों से देख सकते हैं जंगलों में, और दूसरा माइक्रोस्कोपिक होता है जिसे हम बिल्कुल देख नहीं सकते, छू नहीं सकते हैं। तो उसकी एक अलग विधि है, हम सैंपल ले आते हैं जंगलों में, उसको हम संवर्धित करते हैं लेबोरेटरी में आर्टिफिशियल कंडीशन में और उसको हम माइक्रोस्कोप के सहारे से हम देख सकते हैं। क्योंकि माइक्रोस्कोप की क्या गुण है कि कोई भी छोटा किसी भी स्केल का ऑर्गेनिज्म हो उसको हम एटलीस्ट 10 टाइम, 100 टाइम, 200 टाइम्स मैग्नीफाई करके देख सकते हैं। तो दो हो गए, मैक्रोस्कोपिक और माइक्रोस्कोपिक। तो ज्यादातर क्योंकि प्रचलन जो लोगों को समाज में ज्यादा पता है वो मशरूम के बारे में, और मशरूम का भी एक गुण है कि उनके जो डेलिकेसीज है बहुत स्वादिष्ट होता है, औषधि गुण होता है और पारंपरिक रूप से देखा जाए ऐतिहासिक दृष्टि से तो मशरूम दुनिया के हर कोने में उपयोग में लाया जाता है। इसकी मशरूम की जो है लगभग 200 ऐसी प्रजातियां हैं जो एडेबल है, खाने योग्य है पूरे वर्ल्ड में, जिसमें से केवल लगभग 60 प्रजातियां ऐसी हैं जिनका कि हम कमर्शियल लेवल पे कल्टीवेशन करते हैं। लेकिन उसमें से भी केवल 10 प्रजाति ऐसी हैं जिनका कि इंडस्ट्रियल लेवल पे प्रोडक्शन होता है, चाहे इंडिया में हो या दूसरे देशों में हो। तो 10 ही ऐसी प्रजाति हैं जिनका कि मार्केट में जो मशरूम मिलता है जिसको बटन मशरूम बोलते हैं, ऑयस्टर है, बटन मशरूम है, तो ये गिने चुने प्रजाति हैं जिनका इंडस्ट्रियल कमर्शियल लेवल पे प्रोडक्शन होता है। 2018 और 19 में एक रिपोर्ट आई थी कि मशरूम कल्टीवेशन का जो वर्ल्ड मार्केट है वो तकरीबन $34 बिलियन है और पूरे फंजाई ग्रुप का अगर वर्ल्ड मार्केट देखा जाए तो अभी 2023 में एक रिपोर्ट आई है कि तकरीबन ये $54 ट्रिलियन। डॉक्टर जी से हमने उनके अनुसंधान के बारे में और इस विषय पर जो काम अगरकर रिसर्च इंस्टीट्यूट पुणे में चल रहा है इसकी जानकारी हासिल कर ली है। डॉक्टर जी, आपका काम जैव विविधता और संधारण इस विषय पर है, तो कवकों की जैव विविधता और संधारण इस पर जागतिक स्तर और भारत में क्या विशेष प्रावधान है ये भी श्रोताओं को बताएं। 2008 में DST गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जो हमारे यहाँ एक राष्ट्रीय सुविधा नेशनल फैसिलिटी स्टैब्लिश की, उसका मैंडेट वही है कि पहली बात तो जंगल कटते जा रहे हैं, डिफॉरेस्टेशन होता जा रहा है, तो हमारे जो कवक हैं इनका भी बहुत क्लोज एसोसिएशन प्लांट के साथ भी रहता है। तो अगर प्लांट कट गए, जंगल कट गए, तो हमारे फंगस भी जो है, जो कवक भी है वो भी नहीं रहेंगे। तो एक मेजर मैंडेट होता है कि विभिन्न भौगोलिक क्षेत्रों में इंडिया के जहां जहां बायोडायवर्सिटी रिच एरिया है वहां से इन कवकों को हम कलेक्ट करके, संवर्धित करके, आइडेंटिफाई करके हम रिपोजिटरी में उसको रखते हैं। इसके पीछे थोड़ा सा मैं एक बैकग्राउंड दूंगा कि वर्ष 1992 में एक कन्वेंशन हुआ था इंटरनेशनल लेवल पे जिसे हम बोलते हैं रियो कन्वेंशन, यूनाइटेड नेशन प्रोग्राम के अंदर में हुआ था। कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी नाम दिया गया और यूनाइटेड नेशन के अंडर फ्लैगशिप के अंदर जो है कंजर्वेशन की बात कही गई कि सब कंट्री अपने अपने देश में जो बायोडाइवर्सिटी है उसके कंजर्वेशन के लिए और सस्टेनेबल यूटिलाइजेशन के लिए रूल बनाएंगे और उसको कहीं न कहीं कंट्रोल करेंगे। तो ये यूनाइटेड नेशन ने सबको एक
सॉवरेन राइट जो कहते हैं, संप्रभुता का अधिकार कंट्री को दिया कि आप अपने कंट्री में अपनी जो भी जियोग्राफिक लोकेशन है, जहां पे भी आप जिस तरह के बायोडाइवर्सिटी हैं उस पर काम कीजिए, उसके बारे में रूल बनाइए, रेगुलेशन बनाइए कि ओवर एक्सप्लॉयटेशन न हो और उसको संरक्षित कीजिए अपने नेक्स्ट जनरेशन, आने वाली जनरेशन के लिए। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने भी 1990 और 92 में बायोडाइवर्सिटी एक्ट बनाया, बायोडाइवर्सिटी रूल बनाया। उस कन्वेंशन में एक चीज निकल के आई कि हम ऐसा मानते हैं कि हमारे जंगल जो है वो नैसर्गिक है, नेचुरल है, प्राकृतिक है। स्टैंडर्ड टेक्स्ट है यूनाइटेड नेशन का, उसमें दिया हुआ है कि फॉरेस्ट इज नॉट द नेचर्स गिफ्ट, इट इज बिकॉज ऑफ द लोकल पीपल। जैसे जो जनजातियां हैं, हमारी आदिवासी जनजातियां हैं जो जंगलों में रहती हैं, एक्चुअली ये जनजातियां हमारे फॉरेस्ट को नर्चर कर रही हैं। इसीलिए ये नगोया प्रोटोकॉल लाया गया कि जिस भी कंट्री में हम बायोडाइवर्सिटी पर रिसर्च करेंगे, चाहे उसको कमर्शलाइज करेंगे, पेटेंट करेंगे, कुछ भी हो, उसका कुछ शेयर स्टेट बायोडाइवर्सिटी और नेशनल बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटी को इन टर्म्स ऑफ इकोनॉमी जाएगा, और वो जो लोकल पीपल है, एंड पीपल, चाहे वो गांव में रहते हों, जंगलों में रहते हों, उनको कुछ शेयर जाना चाहिए, बिकॉज दे आर एक्चुअली कंजर्वेटर ऑफ आवर बायोडाइवर्सिटी। जागतिक स्तर पर कवक, मशरूम, इनका वर्गीकरण और संधारण बड़े पैमाने पर चल रहा है। श्रोताओं को ये तो पता चल गया है, पर डॉक्टर जी, इन कवकों का प्रकार क्या है, इनका सामान्य लोगों को क्या फायदा होगा, जरा इस विषय पर भी रोशनी डालें। ये मशरूम जो है हमारे बेस्ट सोर्स है विटामिन डी के लिए, और नॉर्मली आज विटामिन डी की बहुत प्रॉब्लम है सारी दुनिया में। बेस्ट सोर्स मशरूम है। अभी तो इतनी अवेयरनेस हो चुकी है मशरूम के बारे में कि लोग खाते हैं, घरों में बनाते हैं, इवन बच्चे भी लाइक करते हैं। तो उसमें बहुत सारे इवन न्यूट्रास्यूटिकल भी मिलते हैं, माइक्रो न्यूट्रिशंस भी मिलते हैं। तो स्वाद के साथ साथ में उसमें बहुत सारे न्यूट्रिशंस भी हैं। ये हम माइक्रोफंजाई की बात करें, हम माइक्रोफंजाई की अगर बात करें तो एक बहुत बड़ा सेक्टर है इंडस्ट्री के लेवल पे, जो कि रियली इट इज ए बिगेस्ट रेवेन्यू अर्नर। लेकिन अगर आज हम दो भागों में उसको डिवाइड करें कि हार्मफुल और यूजफुल, तो जो यूजफुल ऊपर का आर्च है अगर देखा जाए तो इट इज ए रियली लार्जेस्ट एंड बिगेस्ट रेवेन्यू अर्नर। हम कुछ एग्जाम्पल आपको बताते हैं। जैसे हम एग्रीकल्चर सेक्टर की अगर बात करें तो आज के डेट में बायो फर्टिलाइजर, बायो पेस्टिसाइड बिगेस्ट मार्केट, जहां पे हमारे माइक्रोफंजाई इस्तेमाल होते हैं, क्योंकि हर कंट्री में अभी ज्यादातर जो गवर्नमेंट पे जो प्रेशर इसलिए पड़ रहा है कि हमें हमारा जो इन्वायरमेंट पूरी तरीके से पोल्यूट हो रहा है, दूषित हो रहा है। इवन हमारी मिट्टी की उर्वरा शक्ति बिल्कुल छीन हो चुकी है। क्यों? इसलिए कि हम सदियों से जो है केमिकल फर्टिलाइजर का इस्तेमाल करते आए हैं। तो कहीं न कहीं अब हम जो है ऑर्गेनिक पे शिफ्ट हो रहे हैं, और प्रोडक्शन उत्पादन भी बढ़े। किसानों को जो है हमारे प्राइम मिनिस्टर का जो मिशन है, और इस मामले में मैं बताऊं कि इंडिया में जैसे महाराष्ट्र हो गया, तेलंगाना हो गया, गुजरात हो गया, इवन हिमाचल, दे आर बिकमिंग लाइक ए हब फॉर बायो फर्टिलाइजर और बायो पेस्टिसाइड इंडस्ट्री। ब्रेड एंड बेकरी इंडस्ट्री, अल्कोहल इंडस्ट्री की बात करें तो वहां पे भी फंजाई का बिगेस्ट रोल है। जो ईस्ट हम इस्तेमाल करते हैं वहां पे बिना उसके हो नहीं सकता है। सो अल्कोहल इंडस्ट्री इटसेल्फ इज ए बिग इंडस्ट्री जो कि हाईएस्ट रेवेन्यू अर्नर। डॉक्टर जी, इस प्रकार के अनुसंधान तो कई सारे देशों में चल रहे होंगे, तो ये कौन कौन से देश हैं और भारत इस अनुसंधान में कौन से स्तर पर है? उसी के साथ साथ आपका पब्लिकेशन और इस विषय पर जो अनुसंधान चल रहा है उसका परफॉर्मेंस, इसके बारे में भी आप बताएंगे तो हमें बहुत खुशी होगी। भौगोलिक स्थिति देखें भारत की तो हम ट्रॉपिकल जोन में आते हैं। तो ट्रॉपिक से जैसे हम ऊपर बढ़ेंगे हाइट पे, सब ट्रॉपिक से अल्पाइन पे, तो बायोडाइवर्सिटी कम होती जाती है। तो जब बायोडाइवर्सिटी हमारी जो रिच है तो ऑब्वियस है कि हमारे माइक्रोब्स भी रिच है, माइक्रोबियल वेल्थ। आज हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर भी है, एक्सपर्टाइज भी है,
काम करने की, यूथ के अंदर जो एक इमेंस पोटेंशियल है वो भी है, तो उसका पूरी तरह से इस्तेमाल हो रहा है। और आज हम इस क्षेत्र में हम चाइना के साथ में है, यूएसए में भी है और बहुत सारे यूरोपियन कंट्री में है, ऑस्ट्रेलिया में इस पे रिसर्च काफी चल रहा है, तो हम उनसे कम नहीं है। जो हमारा परफॉर्मेंस इंडिकेटर की बात करें तो कुछ सालों में हम उनसे आगे भी निकल सकते हैं। हम पब्लिकेशन की अगर बात करें तो करीब 115 पेपर्स हमारे अभी तक पब्लिश हैं, जो सारे इंटरनेशनल जर्नल में है। तकरीबन 25 से 30 कंट्री में जो इंटरनेशनल जर्नल है। और हमारा जो परफॉर्मेंस इंडिकेटर यहाँ इंडिया में माना जाता है, इम्पैक्ट फैक्टर, अगर हम उसके रेंज की बात करें तो 0.5 से लेकर 30 के रेंज में है। इसके साथ में एक और एक्टिविटी संस्थान में होती है, वो रिपोजिटरी से संबंधित है। वो एक नेशनल फैसिलिटी के रूप में विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग भारत सरकार ने एस्टेब्लिश किया है। तो हम कैपेसिटी बिल्डिंग ट्रेनिंग कराते हैं अपने सेंटर पे। अब तक लास्ट 10 ईयर में करीब 400 से ज्यादा यूनिवर्सिटी टीचर, कॉलेज टीचर, साइंटिस्ट, पीएचडी स्टूडेंट, पोस्ट डॉक फेलो यहाँ पे ट्रेन कर चुके हैं हम लोग। और हर साल जो है बैचेस होते हैं हमारे यहाँ। बुक भी हमने 2-3 बुक लिखे हैं और जो है बहुत सारे बुक चैप्टर्स भी इन सब चीजों पे, बायो फर्टिलाइजर, बायो पेस्टिसाइड, ऑल एस्पेक्ट पे हमने काम किया है। अवार्ड की बात अगर हम करें, अभी रिसेंटली फेलोशिप मिली है महाराष्ट्र एकेडमी ऑफ साइंसेस की। मैं फेलो हूं जो है इंडियन फाइटोपैथोलॉजिकल सोसाइटी न्यू दिल्ली, जो कि वर्ल्ड की 3rd लार्जेस्ट सोसाइटी है। जो फर्स्ट अमेरिकन फाइटोपैथोलॉजिकल सोसाइटी, बीच में कोरिया का है, फिर थाईलैंड है और उसके बाद इंडिया का है। डॉक्टर सोम मेमोरियल अवार्ड जो माइकोलॉजिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया ने कन्फर्ट किया था 2019 में। और एक ही साल भाई मेमोरियल अवार्ड भी मुझे मिला जो इंडियन फाइटोपैथोलॉजिकल सोसाइटी से। और 2008 में इंडियन फाइटोपैथोलॉजिकल सोसाइटी के जो वेस्टर्न जोन, जिसमें कि गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, दमन, दीव, ये सब स्टेट आते हैं, उसका मैं इलेक्टेड प्रेसिडेंट भी था। और उस अवसर पर हमने एक नेशनल कॉन्फ्रेंस भी करवाया। तो टोटल 3 नेशनल कॉन्फ्रेंस और 1 इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस भी मैंने कराया है। थैंक यू डॉक्टर जी। हमारे साथ स्टेम पॉडकास्ट पर जुड़ने के लिए हमारे श्रोताओं की तरफ से आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आइए हम सुने विज्ञान की अनकही कहानियां। आइए हम सुने विज्ञान की अनसुनी कहानियां। एक नई दुनिया की आवाज आपकी आवाज, विज्ञान की आवाज, की आवाज। Celebrating Azadi Ka Amrit Mahotsav, we bring you a podcast series on STEM popularization, science, technology, engineering, mathematics and medicine, supported and catalyzed by the National Council for Science and Technology Communication, Government of India. This program is produced by Media for Community Foundation. Creative content and technical support is given by Anuradha Kunte, Yerlavani Community Radio, Sangli, Maharashtra. एक नई दुनिया की आवाज आपकी आवाज।